संख्या 19। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 में कह रहा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है। एक व्यापारी है जो व्यापार करता है, तो उसके पास कुल धन 30,000 रुपये है। 30,000 रुपये व्यापार करने के लिए लगाएगा। ठीक है, 30,000 रुपये का कोष है जो दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेश करता है। दो प्रकार के कार्य करता है। बांड मतलब हो सकता है कुछ पैसा किसी दूसरे बांड में लगा दिया, कुछ पैसा किसी दूसरे बांड में लगा दिया। किसी को उधार भी दे सकता है, कुछ पैसा किसी एक व्यक्ति को उधार दे दिए ब्याज पर, और कुछ पैसा बच गया 30,000 में से तो किसी दूसरे व्यक्ति को ब्याज पर दे दिए। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा और द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। अब देखो, जो पैसा निवेश किया है तो पहले को जितना रुपए दिया उसे 5% का ब्याज लेता है और दूसरे व्यक्ति से 7% का ब्याज लेता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम बांड पर ब्याज, प्रथम बांड पर ब्याज है 5% और द्वितीय बांड पर ब्याज है 7%। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि ये बताइए कि आप व्युगुणन के प्रयोग करके बताइए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिसके लिए व्यापार संघ को प्राप्त कुल धनराशि जो है 1,800 रुपये, यानी उसको अंत में 1,800 रुपये का ब्याज प्राप्त हो। फर्स्ट कंडीशन, जो ब्याज प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हुआ है कितना 1,800, वर्ष के अंत में 1,800 प्राप्त हो। पुनः कह रहा है कि उसको कितना दो बांडों में लगा दे कि उसको ब्याज 2,000 प्राप्त हो। देखो 2,000। अब कहने का मतलब समझिए कि मान लो 30,000 रुपये है इसके पास, तो हो सकता है कि 15,000 और 15,000 दो लोगों को दे देता है, या दो कंपनियां खोल ले, भूजा ठेला उला चलाना शुरू कर देता है, तो 15,000 आधा दे दिया ना, तो 15,000 पर 5% लेगा, दूसरे 15,000 पर 7% लेगा और दोनों का ब्याज मिलाएगा वर्ष के अंत में, तो 1,800 हो गया। या हो सकता है एक व्यक्ति को 10,000 दे दे, दूसरे व्यक्ति को 20,000 दे दे। ठीक है, और उन पर इस तरीक़ा से ब्याज ले तो इतना हो जाए। या हो सकता है कि एक को 12,000 दे दे, दूसरे को 18,000 दे दे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वर्ष के अंत में 1,800 रुपये ब्याज होता है और कितना दे दे कि 2,000 रुपये ब्याज प्राप्त हो। ठीक है, तो आओ फर्स्ट कंडीशन, पहले वाले को हम सॉल्व करते हैं। पहले इसको हटा दो, बाद में इसका यूज करेंगे। यहाँ लिख देते हैं ब्याज इक्वल टू 1,800, वर्ष के अंत में हमको ब्याज मिला है 1,800। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, सॉल्व करते हैं। प्रथम बॉन्ड में लगाया गया धन 100 रुपये। पहले में कितना रुपये खर्च किया गया? 100 रुपये। पहले बांड को 100 रुपये दिया गया और द्वितीय बांड में खर्च या लगाया गया धन, तो बताओ इसके पास 30,000 रुपये न था जी, 30,000 में से 100 निकल गया, तो जितना बचेगा ये दूसरे बांड में हो गया। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि आव्यूह विधि से बताइएगा। ठीक है, अब आ जाओ, अगर ये हम तुमसे कहें कि मान लो 500 रुपये का 5% बताओ, 500 रुपये का 5%, तो 500 में 5% से क्या करना होगा? आपको गुणा करना होगा। तो ऐसे देखो 500 गुणे 5 आप परसेंटेज होगा यहीं पर बट्टे में 100 लिखोगे, इससे शून्य कट गया ना, तो 5 बचे 25, यानी 500 का 5% 25 रुपया होगा। तो उसी प्रकार पहले बांड में कितना रुपये दिया गया? 100 रुपये। 100 रुपये पर ब्याज कितना लेंगे? 5%। दूसरे बांड में कितना रुपये खर्च हुआ? 30,000 माइनस 100 रुपये, और ब्याज कितना हमको चाहिए?
7%। ठीक है, तो दोनों को ब्याज हम जोड़ लेंगे, वर्ष के अंत में दोनों पर कितना ब्याज लगा है जोड़ लेंगे तो कुल कितना हो जाएगा 1800। तो प्रश्न कहा है कि आव्यूह विधि से बताइएगा। तो चलो आव्यूह विधि से हम आव्यूह के अंदर लिखेंगे x रुपये और दूसरा अवयव हो जाएगा 30,000 माइनस x। तो ये बताओ अभी हमने बताया ना 500 का 5%, 500 में हम 5 से गुणा किए थे ना, तो उसी प्रकार इसमें इन लोगों में हम इन लोगों से गुणा करेंगे। तो गुणा करने का क्या तरीका होता है, पहले देखो यह कितने कोटि का है, 1 गुणे 2 का, 1 गुणे 2 का। तो गुणा कौन करेगा, जिसका कोटि 2 गुणे 1 होगा, वही ना गुणा कर सकते हैं। यानी यह सेम ना होना चाहिए। तो 5% को यहाँ लिखेंगे 5, देखो 5% को ऐसे लिख सकते हो 5/100 गुणा किए थे। अभी को 500 में हम गुणा किए थे तो ऐसे ना किए थे 5% को, तो हम 5% को यहाँ लिखेंगे लेकिन बट्टे में 100 और 7 को लिखेंगे तो बट्टे में 100, इस तरीक़ा से। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करने पर कितना रुपये हमको प्राप्त हुआ है 1800। ऑलरेडी ब्याज हमको पता है कि कितना रुपये मिला है, लेकिन ये नहीं पता है कि पहले बांड में कितना रुपये हमने दिया था और दूसरे बांड में कितना रुपये, यानी पहले व्यक्ति को कितना रुपये उधार दिया था और दूसरे व्यक्ति को कितना रुपये दिए थे। ठीक है, आइए गुणा करते। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ऐसे ना होता है। तो x किससे गुणा करेगा, 5x/100 ऐसे हो गए, और प्लस यह इनसे ना गुणा करेंगे तो 7 कोष्टक में 30,000 माइनस x और बट्टे में 100 बराबर 1800। ठीक है, दोनों का हर बराबर है। जब दोनों का हर बराबर है तो हम लिखेंगे हर तो एक लिख लेंगे बाबू, हर तो एक के लिख लेंगे। ठीक है, तो 5x प्लस 7 त्रिके 21 तो 210,000। जब 30,000 से 7 से गुणा हुआ तो 210,000 और 7 माइनस 7 x बराबर 1800। अब चलो भाई 1800 जो है ना, सॉरी 1800 में है 100 गुणा कर देगा। ऐसे देखो तो देखो 5x में 7x घटा दो तो माइनस के 2x, यह जो है इनसे गुणा कर लेगा। तो गुणा करेगा तो कितना हो जा रहा है, तो 18 और 1 मिनट और देखो हाई है ना, तो इसको भी तो लिखना होगा आपको 210,000 और 100 जब 1800 में गुणा करेगा तो 18 लिख के और 4 शून्य 180,000। ठीक है, और देखो है ना ज़्यादा है हो 210,000, 180,000 इधर करो माइनस 180,000 बराबर इसको इधर ले जाओ 2x धनात्मक हो गया। आज जब भाई घटाओगे तो कितना बचेगा, 30,000 ना बचेगा। 180 210 में घटा दो, इधर 2x तो इसमें भाग देगा तो x का मान कितना हो गया 15,000, x का मान 15,000। तो पहले प्रथम बांड में ना हमने x रुपये खर्च किया था, मतलब 15,000 खर्च किया था। ठीक है, तो लिख सकते हो प्रथम बांड में कितना रुपये 15,000। तो बताओ द्वितीय बांड में कितना रुपये, तो बताओ अभी यहाँ 30,000 में x का मान घटाओगे यानी 15,000 घटाओगे तो 15,000 ना, तो दोनों में कितना रुपए खर्च किया, 15,000 रुपये खर्च किया था। तो 15,000 पर 5% ब्याज लिया था और एक बार 15,000 पर दूसरे वाले पर 7% ब्याज लिया था, तो उसको कुल कितना ब्याज मिला था 1800। लेकिन फिर से अब सवाल अभी लगाना होगा क्योंकि दूसरा भी तो दिया है कि अगर चेंज कर देता है लेकिन ब्याज उतना ही लेगा 5% और 7%, लेकिन उसको ब्याज कितना मिलना चाहिए 2,000, यानी हाई पैसा कम बेसी करके दे देगा।
तो इसका ब्याजिया क्या हो गया, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमको ये पता करना होगा कि वो कितना कितना प्रथम और द्वितीय बॉन्ड में पैसा निवेश करता है ताकि उसको ब्याज वर्ष के अंत में 2000 प्राप्त हो। ठीक है, ये तो हमको प्राप्त हो गया। लेकिन अब हमको ये पता करना है कि दोनों बॉन्ड में वो कितना कितना रुपया खर्च करे। 15 लगाया ना, आधा आधा लगाया ना, तो 1800 रुपया ब्याज मिल रहा है। किसको कम किसको ज़्यादा दे तो उसको 2000 रुपये ब्याज मिलेगी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बाबू यहाँ से हटा दे रहे हैं। ठीक है, देखो अभी आपका मान प्राप्त हो जा रहा है। तो अब देखो यही रहेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज करना है। कह रहे प्रथम बॉन्ड में मान लो वो 100 रुपया जमा किया और दूसरे बॉन्ड में 30,000 माइनस 100 रुपये। ठीक है, तो इसको भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे और परसेंटेज तो चेंज नहीं करना है, वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो दूसरा अब हल कर रहे हैं। अभी 1800 ब्याज हटा दो, हम 2000 ब्याज लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो केवल आपको क्या करना है, जहाँ 1800 लिखे थे ना वहाँ 2000 रख के लगाओ, 2000 कर दीजिए। ठीक है, अब हमको 2000 ना ब्याज चाहिए, तो आ जाओ। तो इनका इनके साथ गुणा करेगा तो 5x/100 और प्लस इनका इनसे ना गुणा होगा तो 7/100 के साथ 30,000 माइनस यक्स बराबर 20,000 2000। ठीक है, हर दोनों के बराबर है तो हम हर तो लिख लेंगे। यहाँ देखो 5x और प्लस इनसे गुणा हुआ तो 7×3=21 यानी 210,000 और माइनस 7x बराबर 2000। केवल यही अभी बदला है यहाँ तक। आ जाइए, तो यह माइनस कर दिए यहाँ पर, तो -2x और प्लस 210,000 बराबर 2000 में बाबू यह 100 जाके गुणा करेगा तो 2 इनका बढ़ जाएगा ना, तो कितना हो गया, 2 लाख हो गया। ठीक है, अब आ जाइए, तो 2 लाख है 10,000 खुदे है और 2 लाख को लाकर इधर घटा दो, ई माइनस में है तो इधर चला गया, तो यहाँ कितना बच गया, 10,000 बच गया केवल, इधर 2x, तो 2 आकर 10,000 में भाग दे देगा तो x का मान मिल गया 5,000। अब देखो पहले आदमी को 5,000 रुपये दिया, पहले बॉन्ड में 5,000 खर्च किया और दूसरे बॉन्ड में 25,000 हो जाएगी। 30,000 में से 5 कम कर देंगे ना। ठीक है, तो फर्स्ट में 5,000 और सेकेंड में 25,000 खर्च करता है, निवेश करता है। इस तरीक़ा से इनको आप सॉल्व कर लेंगे। अगले प्रश्न कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में कोई विद्यालय है और उसका खुद का पुस्तक का दुकान है। कह रहा है पुस्तक के दुकानों में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का क्रय मूल्य कह रहा है कि 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये प्रति पुस्तक है। तो कह रहा है कि बीज यानी आव्यूह बीजगणित के प्रयोग करके बताइए पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होती है। तो पहले आपको ये समझना है रसायन विज्ञान यानी सब पुस्तक कितना है, तो कह रहा है 10 दर्जन रसायन विज्ञान की पुस्तक है, 10 दर्जन रसायन विज्ञान की पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद 8 दर्जन किसकी पुस्तक है, भौतिक विज्ञान की पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद दिया है 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तक है। ठीक है, अब देखो यह जो पुस्तक है, एक पुस्तक 80 रुपये की बेची जाती है, 80 रुपये।
भौतिक विज्ञान की जो पुस्तक है एक किताब का मूल्य है 60 रुपये, रसायन विज्ञान 80 रुपये का, भौतिक विज्ञान 60 रुपये और अर्थशास्त्र की पुस्तक 40 रुपये में बेची जाती है। अब कह रहा है कि अगर इस दुकानदार के पास जो 10 दर्जन रसायन, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की जो पुस्तकें हैं और इस भाव से बेच दे तो कुल कितना रुपये कमाएगा, ये पता करना है। ठीक है, तो आबी विधि से हल करना है ना, तो आपको पहले जैसे ही सॉल्व करते हैं। 10 दर्जन तो एक पुस्तक का मूल्य है 80 रुपये, तो 10 दर्जन में कितने पुस्तक होंगे, तो 10 गुणे 12 कर दो, एक दर्जन में 12 पुस्तक, तो 10 गुणे 12, 8 दर्जन 8 गुणे 12 और 10 है तो 10 गुणे 12, तो यह पुस्तकों की संख्या हो गई। तो 1 गुणे 3 हो गया और स्तंभ आदि में हम इसके मूल्य को लिखेंगे। ठीक है, तो 80, 60, 40। ठीक है, तो ये देखो ये 3 गुणे 1 का हो गया, तो गुणा कर सकते हैं। आओ एक लाइन बढ़ाओ, पहले इनको लिखेंगे 120, 12 अट्ठे 96 और पुनः यह 120, 80, 60, 40। अब गुणा करो बाबू, तो 120 गुणे 80, तो यह 12 अट्ठे 96 और 1 शून्य 1 शून्य 2 शून्य, यानी 9600 में ये पुस्तक रसायन विज्ञान की बेची जाएगी। ठीक है, प्लस इनका गुणा इनके साथ, तो 36 को 6 और 6 9 54, 6 60, 36 न लिए हो तो हासिल कितना हो है 3 न, तो 6 9 54, 3 57 1 शून्य, तो 5760 रुपये में भौतिक विज्ञान की पुस्तक बेची गई, प्लस 12 चौको 48, 2 शून्य। ठीक है, अब इसको जोड़कर लिख लो भाई, तो देखो 2 शून्य, तो 2 शून्य तो इसके पास नहीं है, 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, चलो अगर मैं लिख दो उधर का जाए तो 1 शून्य हो गया, और दूसरा शून्य 6 0, तो 6 8 7 15, आप 15 6 21, 21 को 1 हासिल 2, 4 5 9 9 18, 18 2 20। अब देखो 20,160 रुपये, 20,160 रुपये में वह दुकानदार सारी पुस्तक को बेच देगा, या सारी पुस्तक को बेच देता है तो उसको 20,160 रुपये की धनराशि प्राप्त होती है। तीसरे नंबर के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कह रहा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित प्रतिबंध के लिए यान के पी पर क्या प्रतिबंध है, मतलब यान के पी का क्या मतलब है। तो आपको 20 प्रश्न नंबर 20 के नीचे दिया है जो संकेत, कह रहा है कि मान लीजिए कि x y z और w और p ये सब आव्यूह हैं, यह सब आव्यूह हैं। ठीक है, आई कितने कोटि के आव्यूह हैं, तो x जो है 2 गुणे n कोटि का आव्यूह है, y 3 गुणे k कोटि का आव्यूह है, और z 2 गुणे p कोटि का आव्यूह है, w n गुणे 3 कोटि का आव्यूह है, और p जो है p गुणे k कोटि का आव्यूह है। तो अगर हम दो आव्यूह को गुणा करते हैं, देखो यहाँ पर जैसे दिया है यहाँ पर प्रश्न पी वाई यानी p गुणे वाई प्लस डब्ल्यू वाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझना है कि अगर यह भी एक आव्यूह है यह भी एक आव्यूह है, तो दोनों गुणा कर रहा है और यह गुणा किया है। ठीक है, तो गुणा किया है, उसके बाद हम जोड़ेंगे, तो एक कोई आव्यूह प्राप्त होगा ना, तो इसका कोटि क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, कोटि बताना है हमको। ठीक है, कोटि बताना है। ठीक है, तो आओ कोटि हम ढूंढते हैं। तो यह देखो गुणा करना कब संभव होता है, मान लो यह 2 गुणे 3 कोटि का है
और दूसरा आव्यूह जो है 3 गुणे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 2 हो। हाँ, तो अगर पहले में स्तंभों की संख्या दूसरे पंक्तियों की संख्या के बराबर होता है तभी ना गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ P और Y और W और Y, तो P का कोटि कितना है? तो यहाँ से P गुणे K और Y का कोटि कितना है? Y का है 3 गुणे K। ठीक है, अब देखना इसमें आ जाओ, W का कोटि कितना है? n गुणे 3 और Y का कोटि कितना है? Y का 3 गुणे K। अब तुम ये देखो बाबू, गुणा करना तब संभव होता है, दोनों की गुणा हम तभी कर सकते हैं कि पहले आव्यूह की स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर होना चाहिए ना। तो आई गुणा करने को तैयार है, इसका मतलब ये दोनों बराबर रहा होगा। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, तो इनमें अगर ये दोनों गुणा करने को तैयार है तो इनका स्तंभ यह हो गया। इसमें देखो भाई बराबर है, ये है बराबर है ना, यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 है। तो अब देखो, तो ये सेम हो गया, तो यहाँ पर ये सेम हो गया और यह संबंध बनाएगा यहाँ पर इनसे, और यहाँ पर P और Q। तो यहाँ पर तो K के मान 3 मिल रहा है, इसमें 2 ठहर हैं, तो आगे बढ़ा के भी देख कर लो, या तो ये हो सकता है ना तो ये हो सकता है, बाकी ये दोनों नहीं होने को तैयार हैं, या तो ये हो सकता है ना तो ये हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर ये देखना है, यहाँ पर यह इसके बराबर नहीं हो सकता है, यह इसके बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ यह गुणा करते हैं तो इनके बराबर हो सकता है। आओ हम करके दिखा दें। इसमें से अगर हम y कॉमन कर लिए होते, हमें से समझो PY प्लस WY है ना, तो y अगर हम कॉमन कर लिए होते तो P प्लस W। अब आ जाओ, तो P का कोटि क्या है बाबू? P का है P गुणे K और W का क्या है 3 गुणे K। तो जोड़ कब हम जोड़ते तो W, हाँ n है ना, n गुणे 3, ठीक है, गुड। अब बताओ यहाँ पर जोड़ते कब हैं हम? जब दोनों की कोटियाँ बराबर होती हैं तब ना जोड़ते हैं। हाँ, तो ये बताओ P किसके बराबर होगा? n के। यहाँ पर K किसके बराबर हो गया? 3 के। तो यहाँ से भी हमको मान मिल गया कि K बराबर 3 और P बराबर n। ठीक है, तो इस तरीका से विकल्प नंबर कौन सही हो गया आपका? विकल्प नंबर ए आपका सही है। ए आपको चूज करना होगा बहुविकल्पी प्रश्न में। 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यदि n इक्वल टू P हो, n जो है P के बराबर है, तो आव्यूह 7x माइनस 5z का कोटि कितना होगा? अगर आप क्या करते हैं, x वाले आव्यूह में 7 से गुणा करते हैं और z वाले में 5 से गुणा करते हैं और तब उनको घटा लेते हो तो एक आव्यूह बन जाएगा ना, तो उसका कोटि क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, आ जाइए 7x माइनस 5z है ना। इनका विकल्प पहले हम नोट कर दें, विकल्प क्या बन रहा है। देखो यहाँ पर A में दिया हुआ है P गुणे 2, B में दिया है 2 गुणे n, C में दिया है n गुणे 3 और D जो दिया है D P गुणे n। ठीक है, अब देखो बाबू, तो अब देखो अगर यह कितने कोटि का है तो यहाँ से नोट कर लेते हैं 2 गुणे n कोटि का है, और z कितने कोटि का है? तो z है बाबू 2 गुणे P कोटि का। ठीक है,
अब सोचो, हम घटा तभी सकते हैं या जोड़ सकते हैं जब दोनों कोटियाँ बराबर हो। बराबर होती है तभी ना हम जोड़ सकते हैं चाहे घटा सकते हैं। तो यहाँ देखो, x में पंक्तियों की संख्या और z में पंक्तियों की संख्या बराबर है ना, तो यह फिक्स है, तो यह फिक्स है कि इनके स्तंभों की संख्या बराबर होगा किसके, दूसरे आव्यूह के स्तंभों की संख्या के, n बराबर p। यहाँ दिया भी है n बराबर p हो, तो आव्यूह इसका कोटि कितना होगा। ठीक है, तो अब देखो यह p बराबर है ये है ना, तो अब सोचो कि अगर इन दोनों को तो एक के जैसा लिख दो, मान लो जैसे 2 गुणे n है, इसका है 2 गुणे p, तो यहाँ समझाया गया है कि n p के बराबर है, n p के बराबर है। तो या तो आप n के जगह पर 2 गुणे p लिख दो, आना तो p के जगह पर आप 2 गुणे n लिख दो। यह भी आंसर हो सकता है और यह भी आंसर हो सकता है, लेकिन अब देखना ही है कि आपके प्रश्न में दिया क्या है। आपके प्रश्न में यह विकल्प है कि यह विकल्प है, दोनों तो देगा नहीं, लेकिन आंसर दोनों हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ p गुणे 2 है, यहाँ 2 गुणे p है, इसको आगे पीछे नहीं कर सकते हो, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप इसको कहोगे कि अरे 2 गुणे p है या चाहे p गुणे 2 दोनों एक के है, गलत हो जाएगा। लेकिन यह तो यहाँ मिल रहा है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका बी सत्य है, ये आपका सलूशन हो जाएगा। इस तरीक़े से हमने प्रश्नावली 3.2 के सारे प्रश्नों को पढ़ने का काम किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने मित्रों से शेयर करते रहिए।